विचारों के साथ जी रहे हैं, देश में कदम ताल मिला रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान उनका है। वो भी होता है जो भी हमारे राष्ट्र में भूमिका निभाता है, उनका राष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, जैसे कि भविष्य में आने वाले भविष्य में इस देश के राष्ट्र निर्माण में, इस देश को आगे ले जाने में, विकसित भारत बनाने में, सुपर पावर बनाने में आप सभी का योगदान होने वाला है। उसी तरह हमारे देश में हमारे जितने पूर्वज रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से निकले हुए लोग, जिन्होंने देश के लिए अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक रोचक किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बता दूँ? सुनना चाहते हैं? अच्छा, कौन कौन ये किस्सा पहले सुना होगा ये मेरे को बताएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि हम जानते हैं कि पहले प्रधानमंत्री थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का कार्यभार उनके पास आया, तो देश आज़ाद होने से पहले भी वो देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। बात किसको पता है? क्यों बताइए? ये पता है। तो हम आपको बताते हैं कि जब देश आज़ाद जैसे 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन इससे पहले जो अंग्रेज हमारे यहाँ थे, तो उन जब अंतरिम सरकार एक भारत में बनी थी, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही चुने गए थे। तो ये 1946 की बात है, जब वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे। तो उन्होंने क्या किया कि इलाहाबाद में जो प्रयागराज आज जो है, वहाँ पे आनंद भवन करके उनका 35 घर है, संपत्ति उनकी सब, उन्होंने सब अपना जो है राष्ट्र को समर्पण कर दिया। तो उनके जीवन का जो खर्चा है प्रधानमंत्री के सैलरी से चलता था, और उनके जो एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े वक्ता, राजनीतिक विचार वाले, सामाजिक बहुत बड़े सामाजिक नेता थे। तो क्या हुआ कि वो जब प्रधानमंत्री के पद पे आए, तो उसके साथ कई बहुत रोचक उनके किस्से हैं जो आप लोग सुने होंगे। एक किस्सा मैं शेयर करना चाहता हूँ कि एमओ मथाई जो है, उनसे अपने एक निजी सचिव हैं, निजी सचिव थे एमओ मथाई, मुद्दनपल्ली और उम्मान नाम डाउन मथाई जी, केरल के रहने वाले थे। तो आईएएस अधिकारी थे, इनके सचिव थे। उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है, माई डेज विथ नेहरू। उस पुस्तक का एक पर्सन छोटा सा आपको है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि नेहरू जी की एक खास बात जो उनकी बुरी लगती है। नेहरू जी अपने जीवन का जो खर्चा चलता है, जैसे अभी पॉकेट मनी आपको मिलता है, वैसे 10 रुपये 20 रुपये मिलते हैं, किसको 100 रुपये मिलता है, नहीं मिलता? ठीक है, तो क्या है कि उनको जो भी खर्चे मिलते थे, या फिर उनकी सैलरी जो खर्चे पैकेट खर्चा होता था, वो कहीं भी जाते थे, अगर किसी गरीब को ऐसा मिलता था कि वो देना है, तो तुरंत निकाल के दे देते अपने पॉकेट से। तो कई बार क्या हुआ कि उनके पैसे खत्म हो जाते थे, तो अपने सचिव से पैसे मांग लेते एमओ मथाई साहब से। अब क्या हुआ कि एमओ मथाई से वो इतने पैसे मांगने लगे कि इनको लगेगा मैं इनको पैसे ही नहीं दूंगा। उन्होंने अपनी पुस्तक में पूरा मेंशन किया है कि मैंने ये निर्णय कर लिया कि अब मैं इनको पैसे ही नहीं दूंगा। तो वो इसलिए एमओ मथाई भी अपने पॉकेट में पैसा नहीं रखते, ज़्यादा में पैसे नहीं रखते। और जिनके उनके दल जो उनका सिक्योरिटी दल था, उसको उनको सबको उन्होंने कह दिया था कि कोई अपने पॉकेट में पैसा मत रखना, नेहरू मांगे तो उनको मत रखना। सीधा उन्होंने ऐसा ही कहा कि वो किसी से मांग लेते थे। जैसे मान लो सचिव है, उनके पास नहीं है, तो उनके सिक्योरिटी वाले उनसे मांग लेते थे, पैसा मांग लेते, सबसे मांगने लगे। और फिर एक बार क्या हुआ कि जब ये सब नहीं हुआ, प्रधानमंत्री सामने पैसा मांगे, कोई ना कोई बुरा भी लगता है। फिर उन्होंने क्या किया कि सबको बोला सिक्योरिटी वाले को, अगर नेहरू जी मांगे तो 10 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं। ऐसा उन्होंने अपने में नियम बना दिया। तो ये चल रहा था। तो इसमें एक चीज़ था कि हर बार ऐसा होने लगा, और कहने लगे हम सब के पैसे खर्च होने लगे थे। एमओ मथाई साहब ने उसमें लिखा है कि अब हमने एक और नया काम किया कि इनकी सैलरी से पहले ही पैसे काट के हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि नेहरू जी मांगे तो उसमें से निकाल के देंगे। इस चीज़ से सीख क्या मिली? प्रसंग बहुत बड़ा, मैं सिर्फ छोटा सा आपको बताना चाह रहा था। इससे सीख ये मिलता है कि जब हम देश के बहुत बड़े ओहदे पर जाते हैं, जब देश की राजकार समूह को संभालना होता है, ऐसे में भी हमको बहुत सजगता के साथ, सरलता के साथ ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए। क्योंकि नेहरू जी ऐसे भी एक बहुत बड़े अच्छे फैमिली से थे, बहुत एक पैसे वाले फैमिली से थे। इसके बावजूद उन्होंने एक तो अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित की, उसके बावजूद जब उनकी सैलरी आती तो वो पैसा किसी न किसी को दे देते। मतलब कि जो भाव है इंसान का, कि संवेदना हमेशा हमारे अंदर जीवित रहनी चाहिए। यूं ही नहीं हम किसी का हर जन्मदिन राष्ट्र नहीं मनाता, आज हर किसी का जन्मदिन नहीं मनाता। हरदेव वाहरी साहब ने एक जगह लिखा है कि हाँ, उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक क्षण करोड़ों लोग पैदा होते हैं, और प्रत्येक क्षण उसी क्षण लाखों लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस क्षण को इतिहास के सुनहरा अक्षरों में लिखता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं।
आज हम लोग उनके जन्मदिन पे इकट्ठा हुए मनाने बाल दिवस के रूप में, क्योंकि बाल दिवस सबसे देखिए बच्चों का दिवस है, लेकिन ये वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी शास्त्री जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इससे कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये सीख होना चाहिए कि संवेदना हमेशा हमारे दिल में होनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि अहंकार में आ जाते हैं, थोड़े बड़े चीज़ें हमारे पास आने लगती है, थोड़े पैसे आने लगते हैं, थोड़ा सा भाव आने लगता है, तो हम पढ़ने में अच्छे हो जाते हैं। क्या था, हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार सबसे पहले क्या करता है, आपको नाश करता है। अहंकार सबसे पहले आपकी वितरत जो रिश्ते हैं उसको तोड़ देता है, घरेलू रिश्ते तोड़ देता है। तो क्या है कि इस अहंकार से बचना है। अहंकार से बचने के लिए उदाहरण मैं आपको बता दूं, जीवन में कहीं भी पहुंच जाओ, और जीवन में जब आप आगे आए, आज के हमारे जीवन में बच्चों के रूप में भी हम लोग को सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं और किस तरह अपने आप को साधारण रख सकते हैं। और वो तब जब सब कुछ हमारे पास हो। भूखा वो नहीं है जिस वजह से आज हमारे पास खाना नहीं है तो मैं भूखा हूँ, तो कोई मतलब नहीं, मैं भूखा हूँ। लेकिन कई बार हमारे पास सब कुछ होते हुए भी अगर मैंने खाना नहीं खाया है किसी एक प्रण के लिए, किसी एक अच्छे उद्देश्य के लिए, वो वास्तव में उपवास है। समझ रहे? मतलब अगर हमारे पास 10 रुपये हैं और फिर अगर आपको ज़रूरत है तो मैंने 10 रुपये दे दिया, या फिर उनको 10 रुपये की ज़रूरत है, आपके पास 10 ही रुपये थे, आपने उनको दे दिया, ये बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन आपके पास 1000 रुपये है, कोई आपसे 10 रुपये मांग लिया, उस समय आपने 10 रुपये दे दिया, उसका कोई महत्व नहीं है, पैसा उतना ही है, महत्व कम हो जाता है। तो इंसान का जो व्यक्तित्व है वो कब दिखता है, मुसीबतों में दिखता है, संकट में दिखता है, संघर्ष में दिखता है। तो मैं आपको इस बात का, मेरा बात बताने का उद्देश्य ये था कि संघर्षशील जीवन को, इस व्यक्तित्व को आप अपने अंदर उतारें, क्योंकि आप राष्ट्र निर्माण करने वाले लोग हैं, और जो राष्ट्र निर्माण करेगा, इससे पहली शर्त है कि उसका व्यक्तित्व निर्माण बहुत अच्छे से होना चाहिए, और जिसका व्यक्तित्व अच्छा होगा वास्तव में राष्ट्र निर्माण कर पाएगा। एक छोटा सा बात था बाल दिवस के रूप में कि हम लोग इसको सीखें कि हम लोग को किस तरह सहज रहना है, सरल रहना है, अपने आप को हमेशा धरती से जोड़े रखना है, अपने आसपास इर्द गिर्द के लोगों से जोड़े रखना है। जब भी हमें अहंकार आने लगे तो हमको पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि हम कहाँ से आए, हमें क्या करना चाहिए। आप लोग को विशेष रूप से इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कितने बच्चों को जो आपस में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं ना स्कूल में, उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मिल बाहर होता है। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है, अब मैं उससे बात नहीं कर सकती, उसने मुझे ऐसा बोला है। क्या सोनाक्षी, सही बात है? नहीं बात है? बिल्कुल गलत बात है। वो सबसे पहले मेरे से ही लड़ती है। तो क्या है कि इस चीज़ों को हम लोग सीखना है, क्योंकि हम जब व्यक्तित्व निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं तभी छोटी छोटी चीज़ों बात को ध्यान रखना है। खैर आज ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, इसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। बहुत सारे अतिथि लोग आए हैं, हमारे परिवार सदस्य लोग आए हैं, तो सबसे पहले उनसे बात करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अंजू जी हम सबको संबोधित करें और कुछ अच्छी बातें बताएं। जैसा मैंने आपको बताया कि साहित्य का भी बहुत बड़ा नाम है, तो आप लोग रिक्वेस्ट करके कविताएं सुन सकते हैं। मेरे कहने पर अगर वो मना कर दें तो आप लोग संभाल लेना मोर्चा, ठीक है? तो अंजू जी आए आप और 2 शब्द हम लोग को बोलें, संबोधित करें। कोशिश करती हूँ लगातार तुम लोगों से मिलने आती रहूँ। तुम लोगों से मिलके मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। और सच बताऊँ तुम लोगों से मिलकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ आना है और तुम लोगों से कुछ सीखना है। मैंने सिखाना नहीं है, तुम लोगों को सीखना है, तुम लोगों से सीखना है। तो बहुत अच्छा लगता है आप बच्चों से मिलना, हमेशा प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरे हुए बच्चे जो हमें भी ऊर्जा देते हैं, हमें भी प्रेरणा देते हैं। यादव अपने कहते हैं मैं बस एक कविता छोटी सी प्रस्तुत करूँगी आप बच्चों के सामने। और हमेशा मैंने देखा कि हम लड़कियों के लिए तो बहुत सारी कविताएं लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हो आप लोग। आज जो मेरी कविता है ना वो लड़कों के लिए, तो आज की कविता पहले लड़कों के लिए, ठीक है? तुम में से जो लड़के हैं तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बोलते हैं कि लड़के रोते नहीं जब तुम गिर जाते हो या हिम्मत हारने लगते हो, तो मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सब बोलते हैं लड़के रोते नहीं। किस किस को ये बातें सुननी पड़ती हैं? हाथ ऊपर करो। लड़के रोते नहीं। तो मेरी कविता का शीर्षक ही यही है। आवाज आ रही है वहां तक बेटा? लड़के रोते नहीं। ठीक है, मैं शुरू करने जा रही हूँ।
अरे गिर गया मेरा राजा बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी से खड़े हो जाओ। अरे रोने लगे, लड़के रोते नहीं, बी अ ब्रेव बॉय। बचपन से ही कुत्ती पिला दी गई कि लड़के रोते नहीं। अरे उदास हो, क्या हुआ, चेहरा क्यों लटका है, बॉस ने झाड़ दिया। अरे ऑफिस में तो ये सब चलता ही है, बी अ स्ट्रॉन्ग मैन। फिर थोड़े और बड़े हुए, बड़े होने पर वही कुत्ती हमें खिलाई गई। वह खुशखबरी, आप पिता बन गए, देखो बिल्कुल आपके जैसी नाक। अरे आपकी आंखें क्यों भर आई, अब तो जिम्मेदारियां और बढ़ गई, बी आर रिस्पॉन्सिबल फादर। पिता बनने की खुशी भी आंखों से जाहिर नहीं होनी चाहिए। आज बेटी की शादी है, अब बेटी की डोली विदा करने का समय आ गया, सब कुछ अच्छे से निपट गया। आज तो विदाई की बेला में रो लेने दो, हल्का कर लेने दो जी। हमेशा हम यही क्यों सुने कि लड़के रोते नहीं। क्या लड़के इंसान नहीं होते, क्या लड़के इंसान नहीं होते, क्या उनमें भावनाएं नहीं होती। फिर कहते हो कि लड़के अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते, फिर कहते हो कि लड़के अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करते। तुम एक बार मौका तो दो, तुम एक बार मौका तो दो। तो सबके अंदर एक जैसी भावनाएं होती हैं, तो उन भावनाओं को हमें समय समय पर निकालना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि लड़कों को रोने का अधिकार नहीं है, जहाँ मन हल्का हो वहाँ कभी कभी रो भी लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। क्या नाम मेरा? विद्या। वेरी गुड। अच्छा, सबको पता है मैंने क्या क्या कौन सा एग्जाम क्लियर किया? आप भी करना चाहते हो? अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पर भैया से सुना एक चीज कि आप लोग बहुत लड़ाई करते हो। पहले ये बताओ, सबसे शैतान बच्चा कौन है यहाँ पर? कोई बता सकता है? अच्छा, अपने बारे में ही जानते हो, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये है। अच्छी चीज है आप लोगों में कि आप सब जानते हो अपने बारे में। अगर आप लोग अपने बारे में जानते हो ना, तो सब में अच्छी चीजें भी होती हैं और बुरी चीजें भी होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे उसकी अच्छी चीजें सीख लेनी चाहिए और बुरी चीजें उस पे छोड़ देनी चाहिए। तो तुम कभी लड़ाई करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी अच्छाई पता होगी और दूसरे से उसकी अच्छी चीज सीख लोगे ना, तो तुम्हें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो तुम उसको भी दोस्त बना लोगे कि मुझे इससे कुछ अच्छा सीखने को मिला। समझ रहे हो? तो कभी भी ना हम लोगों को किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई से पता क्या होता है? गुस्सा आता है, और गुस्से से क्या होता है बताओ? दिमाग खराब रहता है थोड़े टाइम, फिर तुम पढ़ाई भी नहीं करते हो, तुम रोते भी हो, झगड़ा भी करते हो, और फिर सोचते भी रहते हो अरे ये तो मेरी आज इससे लड़ाई हो गई। ऐसा सोचते हो सब, तुम्हें दुख भी होता है। तो लड़ाई नहीं करनी है, उससे कुछ सीखना है। तो क्या करोगे फिर? जब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा होगा, फिर तुम लड़ाई नहीं करोगे, दोस्त बना लोगे सबको, तो तुम पढ़ाई भी अच्छे से करोगे। समझ रहे हो?